तो तो अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ टू रिडंडेंट्स। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का दो रिडंडेंट है, मान लो कि क्या कौन सा सी है और डी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है, जस्ट इसको हम लोग अच्छा से रिवाइज करेंगे समझते हुए। तो देखो जैसे मान लो कि एक बीम है, ठीक, तो अभी हम लोग को क्या बनाना है, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। लेकिन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए बनाना है, सी वाई के लिए, डी वाई के लिए, एम जी वी जी, और मान लो कि एक और हो गया ये जो ए वाई और बी वाई हो गया ना, मान लो हम लोग इसके लिए बना लेंगे साथ में। ए वाई बी वाई क्या हो गया, ये और ये रिएक्शंस। अच्छा, फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब ये है कि मान लो कि ये जो 1 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक, ये क्या होगा कि जैसे जैसे शिफ्ट होता जाएगा तो वैसे वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता जाएगा। अब जैसे वो पॉइंट मान लो कि मेरा ए वाई भी हो सकता है, ठीक, मतलब मान लो कि अगर लोड मेरा यहाँ पे है तो ए वाई कितना होगा, लोड जैसे जैसे मेरा इधर आता जाएगा तो ए वाई कितना चेंज होता जाएगा ना, ए वाई की वैल्यू क्या क्या होती जाएगी लोड के शिफ्ट होने से। तो वो उसका जो ग्राफ होता है वो होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए वाई। वैसे ही जो बी वाई है, ये 1 किलो न्यूटन का लोड जैसे चेंज होता जाएगा तो उसकी वजह से ये बी वाई का जो सपोर्ट रिएक्शन है ना वो कितना चेंज होता जाएगा। तो उसका जो ग्राफ होता है वो हम लोग का क्या होता है, बी वाई। तो बी वाई का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है। ठीक, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया क्या कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, तो अभी मान लो कि हम लोगों को एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। तो मान लो कि अगर हमको ए वाई के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है तो हमको क्या होगा कि इस 1 किलो लोड की वजह से ए वाई पे कितना रिएक्शन आएगा हमको वो पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमको यहाँ पे सी वाई रिएक्शन भी होगा, डी वाई रिएक्शन भी होगा। तो जब तक ये दोनों हमको नहीं पता रहेगा मैं ए वाई नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए वाई इन सबसे अफेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोग के पास जो सबसे पहला काम यही है कि हमको इस इनडिटर्मिनेट बीम को सॉल्व करना पड़ेगा और सी और डी रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लेकिन अभी बात यह है कि हम लोग जो नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है कि एक फोर्स होता है जिसकी वजह से हम लोग ये रिएक्शंस निकालते हैं। लेकिन क्या है कि ये तो मूविंग फोर्स है, तो मूविंग फोर्स की वजह से तो ये जो सी वाई है और जो डी वाई है ये भी तो कांस्टेंट नहीं है, इसका भी तो वैल्यू चेंज होगा ना। अगर ये 1 है तो यहाँ पे सी वाई का अलग वैल्यू आएगा, डी वाई का वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये 1 किलो का लोड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सी वाई और डी वाई का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो हम लोग के पास सी वाई और डी वाई का कुछ फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या हम लोग पहला केस में कि ये कोई एक्स डिस्टेंस पे ये 1 किलो का लोड लग रहा है, और मान लो कि जो एक्सिस है कितनी है, एक्स एक्स एक्सिस है, ये कोई एक्स पॉइंट है, जैसे ये ए है, बी है, सी है, वैसे कोई एक्स पॉइंट है। ठीक है, एक्स पॉइंट पे 1 किलो का लोड लग रहा है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। तो अभी इस लोड की वजह से मैं सी वाई और डी वाई को मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अभी एक्स क्या कोई भी जनरल पॉइंट है। तो क्या होगा, जो हम लोग का तरीका जो होता है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने में क्या करते हैं कि ये जो तुम्हारा लोडिंग था दोनों, ये दोनों सपोर्ट्स था, इन दोनों को हटा दिया। अब देखो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ गया। नॉर्मल हम लोग जब कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन सॉल्व करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, इसको डेल्टा सी नॉट लिखते थे, इसको डेल्टा डी नॉट लिखते थे। लेकिन अभी मैंने इसको क्या लिखता है, एफ सी एक्स लिख दिया है, इसको एफ डी एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया है, क्योंकि एफ मतलब क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मतलब क्या होता है कि 1 किलो फोर्स की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन होता है ना उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल लोडिंग की वजह से है, लेकिन ये 1 किलो का ही लोड है ना, तो इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड एट एक्स। वैसे ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू लोड एट एक्स। ठीक, तो ये हो गया क्या हम लोग का एफ सी एक्स और एफ डी एक्स, मतलब कि एक कोई भी जनरल लोडिंग वैसे ही हो गया हम लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगला क्या होता है हम लोग का कि इस जगह पे हमको निकालना था, तो इसका जगह मान लिया कि 1 किलो का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से दो रिएक्शन आ गया, एफ सी सी एफ टी सी, और यहाँ पे कितना आ गया, एफ सी डी और एफ डी डी। ये तो हम लोग को समझ में आता है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है। उसके बाद जो हम लोग के पास एनालिसिस का एक जो तरीका है, ए इक्वल्स टू पी प्लस वी वन आर वन एन प्लस वी टू आर टू। क्या हुआ है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में कुछ भी हो निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस फर्स्ट वर्चुअल सिस्टम इंटू इट्स रिडंडेंट प्लस सेकेंड वर्चुअल सिस्टम इंटू इट्स रिडंडेंट। ठीक है, तो अब देखो मान लो कि इसका हेल्प का थ्रू मैं
मतलब इस इक्वेशन के थ्रू मैं सी पॉइंट के डिफ्लेक्शन को, अगर ये जो सी पॉइंट है इसके डिफ्लेक्शन को अगर एनालाइज करना चाहता हूँ तो देखो, एक्चुअल स्ट्रक्चर में सी पर डिफ्लेक्शन कितना है, 0। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पी में ये सी पर डिफ्लेक्शन कितना है, एफ सी एक्स। फर्स्ट वर्चुअल में कितना है, एफ सी सी इंटू इसका रिडंडेंट कितना है, सी वाई, अब प्लस एफ सी डी इंटू डी वाई। ठीक, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 0 प्लस एफ डी एक्स प्लस दिस एफ डी सी इंटू सी वाई प्लस ये एफ डी डी इंटू डी वाई। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसको हम लोग बहुत बार मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन पढ़ते टाइम डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब इसको अगर मान लो कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा कि इसको अगर इधर भेज लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर इधर मैं इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हट के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ सी एक्स, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। ठीक, सेम ही है। अगर ये हटा दूँ तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आ गया, ये सारा कोएफिशिएंट्स बाहर आ गया और ये हो गया, ठीक है। अब देखो, तो अभी अभी क्या है हम लोग का ये जो केस है कि हम लोग को सी वाई और डी वाई कैसे मिलेगा, अलग अलग केस में। जैसे मैं ये एफ सी एक्स और एफ डी एक्स का वैल्यू निकालूंगा। एफ सी एक्स और एफ डी एक्स क्या है, ये वाला है तुम्हारा, ठीक है। मतलब कि मैं 1 किलो न्यूटन का लोड अलग अलग चेंज करता जाऊँगा और यहाँ से मेरे को डिफ्लेक्शन निकलता जाएगा, ठीक। तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि लोड को चेंज करता रहूँ बार बार और बार बार डिफ्लेक्शन निकालता रहूँ, तो इसलिए ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि देखो क्या हो रहा है कि अलग अलग लोडिंग की वजह से हमको सी वाई और डी वाई चाहिए, ठीक। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि एफ सी एक्स को मैं एफ एक्स सी लिख लेता हूँ और एफ डी एक्स को मैं एफ एक्स टी लिख लेता हूँ। हम लोग जानते हैं कि दोनों सेम होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड एट एक्स इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड एट सी, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता ही है कि ये चीज़, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अभी देखो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि मान लो कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा कि सी पॉइंट पे लोड लगा दूंगा और मैं हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पता कर लूँगा, है कि नहीं। तो वहाँ से मेरे को अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा जिसके हेल्प से मैं ये निकाल लूँगा, ठीक। तो मैं वही लिखूँगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स सी और एफ एक्स टी की वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड करते हैं कि मान लो कि ए पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा, डी पॉइंट पे कितना होगा, जब लोड यहाँ पे रहेगा और फिर लोड यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। सबसे पहले क्या कि हम लोग का एफ एक्स टी का क्या मतलब है, एफ एक्स टी का क्या मतलब हो गया, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड एट टी, और एफ एक्स सी का क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड एट सी। अब देखो, अब हम लोग एफ एक्स टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, एक्स पे डिफ्लेक्शन बताना है, डी पे लोड लगाना है ना। तो मान लो कि मेरे पास ये बीम थी, मैंने डी पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। अब इसकी वजह से हमको हर पॉइंट पे मैं डिफ्लेक्शन निकाल लूँगा आराम से। उससे पहले वाला केस क्या था, अगर ये एफ डी एक्स रहता तो हमको क्या करना पड़ता कि डिफ्लेक्शन एट डी, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता और हर जगह लोडिंग हमको चेंज करनी पड़ती, तो मुश्किल होता। यहाँ से क्या मैं एक ही डायग्राम से कर सकता हूँ। अब देखो, तो डिफ्लेक्शन जो निकालना है हम लोग को एफ डी एक्स एफ एक्स टी, तो उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारा मेथड है, लेकिन अभी हम लोग जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है कंजुगेट बीम मेथड, ठीक है। तो ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स है, ठीक। तो इसका वजह से यहाँ पर रिएक्शन आ गया 3/7 और यहाँ पर रिएक्शन आ गया 4/7, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग एम अपॉन ए आई डायग्राम बनाएंगे। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 4 6 8, 3/7 इंटू 8 इक्वल्स टू 24/7। वैसे ही तो ये अपॉन हम लोग का क्या होगा, एम अपॉन ए आई डायग्राम हो गया, 24/7 मोमेंट हो गया, अपॉन ए आई कर लिया क्योंकि हम लोग को एम अपॉन ए आई डायग्राम बनाना था, ठीक। अभी इसमें दिक्कत अब ये है कि हम लोग को हर पॉइंट पे हम लोग ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 3/7 इंटू यहाँ तक का डिस्टेंस 6, 3/7 इंटू 6, 3 6 18/7। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 6, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो, अब वैसे ये वाला पॉइंट को अगर मैं पता करूँ तो ये वाला 4 है, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8, क्योंकि ये वाला लेंथ कितना है, 2 है, 2 है, 2 है ना, ये वाला लेंथ 4 है, तो 4 इंटू 4 16/7, ठीक। तो ये हो गया क्या हम लोग के पास अपना एम अपॉन ई आई डायग्राम। अब देखो,
सॉरी, ये कंजुगेट बीम बन गया हम लोग का। अब कंजुगेट बीम में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये सपोर्ट रिएक्शन कंजुगेट बीम का। तो इसके लिए हम लोग को मतलब ये सपोर्ट रिएक्शन निकालना था। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास एक लोडिंग है ट्रायंगुलर, तो इसका वजह से ये जो सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ये कैसे आएगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग का जो फ्लो बना हुआ है कि हम लोग को आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तो आगे हम लोग के पास कंजुगेट बीम हो गया। अभी क्या होता है कि हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है ना, एफ एक्स टी डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड एट टी। ठीक, तो देखो मैं ई पे सी पे एफ पे सब पे निकाल रहा हूँ। कैसे निकलेगा कि उसके लिए हम लोग के पास जो सिंपल सा तरीका क्या है, डिफ्लेक्शन इन रियल बीम। ठीक है, ये जो रियल बीम है इसमें अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, इस कंजुगेट बीम में मोमेंट निकाल दो उस पॉइंट पे। मेरे को ई पे डिफ्लेक्शन चाहिए, यहाँ पे मोमेंट निकाल दो। सी पे डिफ्लेक्शन चाहिए, यहाँ पे मोमेंट निकाल दो। डी पे एफ पे डिफ्लेक्शन चाहिए, यहाँ पे मोमेंट निकाल दो। ठीक, अब देखो एफ ई डी मेरे को क्या चाहिए, ई पे डिफ्लेक्शन चाहिए ना ये वाला, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मोमेंट निकाल लूँगा। तो देखो ये वाला मोमेंट कैसा होगा कि ये वाला जो अपवर्ड लोडिंग है ना, ठीक है, तो अपवर्ड लोडिंग की वजह से इसका वजह से मेरे को पॉजिटिव मोमेंट मिलेगा। तो ये वाला पहले लोड कितना है, 1/2 × 2 × 6/7 ई ये हो गया एरिया, इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना है 2/3 है ना, क्योंकि ये वाला लेंथ 2 है और ये यहाँ से 1/3 ऑफ लेंथ होता है ना, तो 2/3, तो ये हो गया 2/3। इसकी वजह से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा मेरा, तो -80/7 इंटू क्या 2, 80/7 इंटू 2। ठीक, ये आ गया। अब जैसे मान लो कि हमको सी पे निकालना है, तो क्या होगा कि मैं ये पूरा एरिया वाला से पॉजिटिव जो मोमेंट आएगा, तो 1/2 इंटू ये वाला डिस्टेंस 4 इंटू ये वाला डिस्टेंस 12/7 ई आई इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा 4 है तो 4 का 1/3 तो 4/3, और माइनस दिस 80/7 इंटू ये वाला डिस्टेंस यानी कि 4। ठीक, अब जैसे कि एफ सी डी के लिए यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला पूरा एरिया 1/2 इंटू 6 इंटू ये 18/7 ई आई इंटू में इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 1/3, ये वाला लेंथ 6 है, 6 का 1/3 यहाँ से यहाँ तक का 6/3 आ गया, और माइनस दिस 80/7 इंटू ये वाला 6। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग ये सारा वैल्यूज निकाल लिए हैं और ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक, तो ये हो गया कि हम लोग के पास एफ एक्स टी की वैल्यू आ गया ना, मतलब एक्स की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाइए आ गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पे नहीं निकालें क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो ही है, तो मैं एक तरह से लिख भी सकता हूँ कि एफ ए डी डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट डी जीरो है। तो मैं सिंपल से जो एफ ए डी है ये ज़ीरो है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा हूँ। और जो सबसे लास्ट में आता है क्या कि ये जो पॉइंट है बी एफ बी डी ये भी ज़ीरो है। एफ बी डी जो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए वो भी ज़ीरो है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि ज़ीरो ही है वो पता ही है। तो जो चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है उसको मैंने अच्छा से लिख दिया है। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोग के पास क्या एफ एक्स टी कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, ये एफ एक्स सी भी तो कैलकुलेट करना है ना हमको। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा कि हमको फिर से कंजुगेट बीम बनाना पड़ेगा। देखो तो क्या है हम लोग के पास कि ये देखो हम लोग के पास सी पॉइंट पे फिर से मैंने एक लोडिंग लगा दी, क्योंकि हम लोग को क्या बताना है, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड एट सी। सी पॉइंट पे मैंने लोड लगा दिया। ठीक है, अभी क्या करूँगा कि हमको कंजुगेट बीम बना लूँगा, तो यहाँ पे हमको मोमेंट कितना होगा, इसी की वजह से ये वाला रिएक्शन आ गया, इसकी वजह से हम लोग का M/A डायग्राम बन गया, कंजुगेट बीम बन गई। ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखो उसके बाद फिर से वही जो तरीका है, डिफ्लेक्शन इन रियल बीम इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम। अब डिफ्लेक्शन इन रियल बीम एट ई ड्यू टू लोड एट सी, ई पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, 1/2 इंटू ये वाला डिस्टेंस यानी कि 2 इंटू ये वाला हाइट यानी कि 10/7 ई आई इंटू 2/3 जैसे हम लोग सेम उसमें किए थे, और माइनस ये वाला रिएक्शन इंटू देखो ये 2468 यहाँ पे ये 248642 है सॉरी ये। ठीक, तो हम लोग के पास क्या हो गया कि हम लोग इस मेथड से मतलब हम लोग कैलकुलेट कर लिया अपना डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट सी एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो देखो ये हम लोग के पास क्या एफ एक्स सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें से हम लोग के पास जो हम लोग को कंपेटिबिलिटी इक्वेशन में था, हम लोग को एफ सी सी एफ सी डी एफ डी सी और एफ डी डी ये भी हम लोग इधर से कैलकुलेट कर ही लिए। देखो एफ डी डी निकाल लिए हम लोग, एफ सी
एफ डी डी निकाल लिए हम लोग, और क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, एफ सी डी भी निकाल लिए, ठीक। और एफ सी सी और एफ डी डी, और क्या निकालना है हम लोग को, एफ सी सी निकालना है ना। तो एफ सी सी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक। और क्या बच गया हम लोग का, सारा तो निकल ही गया। तो देखो, तो ये जो सारा वैल्यूज़ है ना, इसका 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 वैल्यूज हम लोग इन्हीं टेबल्स में निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा अपना कंपेटिबिलिटी इक्वेशन जो है कि हम लोग का, देखो ये जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है ना, एफ सी डी इक्वल्स टू इतना, तो मैं ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। 800/21 प्लस 288/7, ठीक है। ये नॉर्मल सा सारा वैल्यूज पुट कर लिया, इंटू सी वाई इक्वल्स टू इतना। अब देखो, अब क्या करना है, जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। कुछ भी निकालो या ना निकालो, ये नीचे का 1/EI जरूर से निकालो। क्योंकि क्या होगा कि देखो, अगला स्टेप में तो इस मैट्रिक्स को हम लोग इधर भेज के इसको इन्वर्स निकालने वाले हैं। तो ये 1/EI कहाँ से इन्वर्स निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करो कि ये जो बीम है इसमें से ये 1/EI बाहर निकाल लो। तो मैंने क्या किया, हमको 7 भी दिख रहा था तो 7 भी निकाल रहा था, फिर देखा कि 21 भी है। तो अगर इसमें मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे से 21 बाहर चला जाएगा। तो इसमें मैंने सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करके 864 लिख लिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1152 लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास अगला मैट्रिक्स इक्वेशन, इंटू सी वाई इक्वल्स टू इतना। 1/21 ये इधर रह गया, ये वाला इधर गया, इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का इन्वर्स है, ठीक है इसका। अभी देखो, इस मैट्रिक्स का हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो देखो, इन्वर्स निकालने का क्या तरीका होता है, सिंपल से पहले तो मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स को डिफाइन करो। मैट्रिक्स ए को 2 कॉलम्स का 800 हो गया, 864 हो गया, 864 हो गया, और क्या हो गया 1152 हो गया, ठीक। अब ऑप्शन में जाके हम लोग को मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे। मैट्रिक्स कैलकुलेशन फिर से ऑप्शन चूज़ किया, हम थर्ड मैट्रिक्स ए जिसको मैंने डिफाइन करके रखा है, ठीक। मैट्रिक्स ए का हमको क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो मैट्रिक्स ए को मैंने इन्वर्स कर दिया, ठीक है। देखो क्या आ गया मेरा 1/152, ठीक। अगला क्या आ गया -3/608, अगला क्या आ गया -3/608, और अगला क्या आ गया 25/5472, ठीक। अब देखो, अभी हमको क्या हो रहा है कि इन सब में से ये 152 है ना, 1/152 ये कॉमन है, मतलब इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं काम करता हूँ इसमें इंटू, अगर मैं 152 कर देता हूँ ना, तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 152 बाहर निकल गया। तो क्या बच गया यहाँ से 1, इधर से माइनस का 0.75, और इधर से 0.6944, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल से था। अगर मैं इसको बाहर नहीं भी निकालता तो ये अंदर रहता, तभी भी हमको सेम वैल्यू देता, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोशिश ऐसा करते हैं कि क्या होता है कि जो सबसे छोटा वाला होता है ना, ये जनरली कॉमन निकल जाता है, ठीक। तो एक बार कभी भी देखना कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उसको सबसे डिवाइड कर करके एक बार देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसे 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन इतना वैल्यू है, ठीक। तो ये नॉर्मल से कैलकुलेशन है। अभी देखो, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है वापस से। तो ये तो हम लोग का कांस्टेंट था 21/152 EI। अब देखो, इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स इधर जाके घूम जाता है, 1 इंटू -FX, और माइनस का 0.75 इंटू -FXT, तो ये आ गया प्लस का। अब ऐसे ही ये जो नीचे के दोनों मैट्रिक्स है ऐसे घूम के इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो मतलब ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75XC, और ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का इतना आएगा, ठीक। अब देखो, तो इसको मत देखो, ये वाला गलत है, और इसको भी मत देखो, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो, हम लोग के पास जो सी वाई आएगा क्या हो जाएगा 21/152 EI इंटू ये वाला चीज़, 21/21 EI/152 इंटू ये वाला चीज़ लिख लिया, और डी वाई के लिए क्या कर लिया, ये वाला चीज़ लिख दिया, ठीक। अब देखो, सी वाई और डी वाई को मेरे पास देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आई है ना। जैसे मैं इससे पहले जब मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हम लोग सॉल्व करते थे, तो हम लोग को क्या था, सी वाई और डी वाई का एक वैल्यू आ जाता था, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स लोड है ना 1 किलो न्यूटन का, वो कहाँ पे हमको नहीं पता है। तो मैंने मान लिया कि वो कहाँ पे है, एक्स पे है। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू अलग अलग होता जाएगा, वो लोड मेरे को चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए तो हम लोग इतना ये सब पता किए हैं कि अगर वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा तो हम लोग को करना पड़ेगा सिंपल सा। चलो ठीक है, तो मान लो कि कुछ भी होगा तो हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर करके ये वाला हम लोग सी वाई और डी वाई पता कर लेंगे कि जब लोड यहाँ पे है तो सी वाई और डी वाई कितना आ रहा है, ठीक है।
तो बाकी जो वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है ना, देखो हम लोग को निकालना क्या क्या था, सी वाई निकालना था, डी वाई निकालना था, एम जी वी जी ए बी बी वाई सब कुछ निकालना है ना। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, ठीक, कि हम लोग के पास क्या है, ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे हो गया ए वाई, यहाँ पे हो गया बी वाई, और यहाँ पे डी वाई सी वाई लग रहा है, और ये मान लो कि मेरा 1 किलोमीटर का लोड कहीं भी लग रहा है, ठीक है। तो अभी बी वाई मेरा कितना आएगा, ठीक। तो अगर हमको बी वाई जानना है तो बी वाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, कि क्या बोलते हैं उसको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से सबको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि इस 1 की वजह से, 1 किलोमीटर की वजह से मेरे को बी वाई का वैल्यू कितना आएगा, 1 × x/14। तो 1 किलोमीटर की वजह से मेरे को x/14 आ गया। अब इस सी वाई जो फोर्स लग रहा है, इसका वजह से मेरे को बी वाई निगेटिव में आएगा, तो माइनस कर लिया, ठीक है। सी वाई इंटू ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4/14। अब ऐसे डी वाई की वजह से मेरे को कितना आएगा, डी वाई इंटू ये वाला डिस्टेंस टोटल का 8 अपॉन टोटल डिस्टेंस 14। तो ये हो गया मेरा बी वाई का कैलकुलेशन, ठीक, जिसकी वैल्यू इतनी आई है। अब मान लो कि हमको ए वाई निकालना है, ठीक है। तो ए वाई के लिए देखो, इसकी वजह से कितना आ जाएगा। अच्छा, तो मैं ए वाई को क्या बोल सकता हूँ कि सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इक्वल्स टू 1। तो ए वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये तीनों का सम, ठीक, क्योंकि बी वाई मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। और सॉरी, बी वाई और सी वाई तो हमको पता है ना, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सी वाई और डी वाई, ठीक है, सी वाई और डी वाई तो हम लोग देखो पहले ही निकाल चुके हैं, सी वाई और डी वाई। हम लोग को जो नहीं पता था वो बी वाई नहीं पता था, तो बी वाई हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो मैं क्या कर लिया कि बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, बी वाई की वैल्यू में क्या करूँगा, ऊपर से उठा के इसमें पुट कर दूंगा, ठीक। तो बी वाई की वैल्यू में यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर इसको सॉल्व करने से हमको ए वाई का एक्सप्रेशन आ गया। देखो, ए वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा या बी वाई का एक्सप्रेशन का सी वाई और डी वाई के फॉर्म में आएगा, क्योंकि सी वाई और डी वाई तो हम लोग का एक्स के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग के पास ये आ गया। अब मान लो कि हमको मोमेंट एट जी निकालना है, ठीक। तो मान लो कि ये पॉइंट जी है, अब हमको इस पे मोमेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे दो केस है कि जो मान लो 1 किलोमीटर का जो लोड लग रहा है वो जी से पहले लग रहा है ना जी के बाद लग रहा है। दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि मान लो कि अगर ये जी के पहले लग रहा है, ठीक है, कहीं यहाँ पे लग रहा है, तो ये बी वाई है, तो मैं जी के राइट साइड से कैलकुलेट करूँगा कि नहीं मोमेंट, तो मेरे को एकदम सिंपल सा बी वाई इंटू 2 हो गया, सॉरी बी वाई इंटू ये वाला 4, तो बी वाई इंटू 4। अगर ये लेफ्ट में लग रहा है तो मैं यही पहला कंडीशन लिखा हूँ क्या, कि 0 से अगर 10 के बीच में आपका एक्स है तो जो मोमेंट अबाउट जी आएगा वो 4 इंटू बी वाई आएगा, ठीक। हाँ, लेकिन अब देखो यहाँ से, अब मान लो कि जो लोड यहाँ पे लग रहा है ना 1 किलोमीटर का, 10 से लेके 14 के बीच में, तो अब जो मोमेंट एट जी आएगा वो क्या आएगा, बी वाई इंटू 4, ठीक, क्या आएगा हम लोग का बी वाई इंटू 4, और इसकी वजह से निगेटिव मोमेंट आएगा ना, तो -1 इंटू, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हम लोग का, ये पूरा डिस्टेंस तो हम लोग का कितना है, एक्स है, और ये 10 है, तो मैं क्या करूँगा x-10 कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, तो देखो वही लिखा हुआ है 4 by -1 इंटू क्या, x-10 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 by -x+10। तो ये हो गया हम लोग के एम जी के लिए एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखो, अब वी जी का देखो, सेम है। अगर लोड इधर लग रहा है कहीं भी 1 किलोमीटर का, तो मैं सिंपल सा इधर से कर लूँगा, माइनस का बी वाई हो जाएगा मेरा वी जी। और वही बात है कि अगर लोड यहाँ पे लग रहा है 1 किलोमीटर का, मतलब 10 से लेके 14 के बीच में, 10 to 14 के बीच में अगर ये है, तो क्या हो जाएगा बी वाई निगेटिव और 1 से पॉजिटिव शेयर, मतलब 1 माइनस बी वाई, है कि नहीं। 1 से तो पॉजिटिव शेयर आएगा ना, राइट साइड में डाउनवर्ड शेयर इज पॉजिटिव, अपवर्ड शेयर इज नेगेटिव, अपवर्ड शेयर इज नेगेटिव, डाउनवर्ड शेयर इज पॉजिटिव। सो 1 माइनस बी वाई इज शेयर फोर्स एट जी when the loading is between 10 to 14. So when the loading is between 10 to 14, sorry it's 12, हाँ, तो जब लोडिंग 10 से लेके 14 के बीच में होगा तो 1 माइनस बी वाई, यहाँ पे हो गया
सिंपल सा माइनस बी वाई। तो देखो अभी तक क्या है कि हम लोग को जिसके लिए भी ILD बनाना था हम लोग सब कुछ कैलकुलेट मतलब सबके लिए फॉर्मूलाज लिख चुके हैं ना, है कि नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज सबके निकालनी है, ठीक है। तो देखो वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, टेबल बना लिया अपना शांति से, ठीक है। तो पहले तो मैं f(x_c) और f(x_t) का वैल्यू लिख लेता हूँ, जो कि मैं इधर से निकाला हुआ हूँ। देखो सिंपल सा यहाँ पे ही जो निकाला था यहाँ पे, और ये वाला दोनों रख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ई पॉइंट पे भी सारा ECDF सारा पॉइंट निकाला हुआ है ये भी, और वैसे ही सेम सीक्वेंस में निकाला हुआ है ये भी। तो क्योंकि हम लोग को देखो CY को कैलकुलेट करना है ना, CY, तो CY अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो उसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर लिया कि मैं देखो रख लिया। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे CY चाहिए, ठीक। तो मैं कैसे निकालूंगा CY, तो CY मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा अपना, जो मेरे पास CY का जो फॉर्मूला है ये वाला, माइनस ऑफ ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो पुट करने से मेरे को क्या CY का कॉलम आ जाएगा यहाँ पे। तो वो दो फॉर्मूलेज में ये सारा वैल्यूज पुट करने से मेरे को CY यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक। तो मेरे को सारा CY भी आ जाएगा, मेरे को DY भी आ जाएगा, ठीक। और फिर जब CY और DY का कॉलम मेरा आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों CY और DY के कॉलम्स का यूज़ करके मैं AY भर सकता हूँ। देखो AY तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि AY के लिए तो हमको BY चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले BY का कॉलम भर लूँगा, क्योंकि BY में क्या है, X है, CY है, DY है। CY और DY मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी अभी, X मेरे को दिया हुआ है, तो ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसकी हेल्प से मैं BY यूज़ कर सकता हूँ। अब जब हमको BY आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, AY को भी रख लूँगा, या फिर AY के जो मैं ये फॉर्मूला निकाल लूँ तो यहाँ से AY हमको डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही MG के लिए क्या है, 0 से 10, 0 से लेकर 10 के बीच में जो MG है वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा, और 10 to 14 मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा, और वैसे ही VG और VG भी मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये वाला टेबल मैं आसानी से आराम से भर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये टेबल भरने के बाद हम लोग को जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है वो क्या हो रहा है कि कुछ वैल्यूज़ मिलेगा, तो हम लोग को ग्राफ पे वो सारे पॉइंट्स को सिंपल सिंपल से जैसे जैसे भी जो भी पॉइंट रहेगा ना, हम लोग क्या करना है कि बस वो सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है, और हम लोग का ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के कोऑर्डिनेट से हमको फाइनली बताना था, ठीक। तो यहाँ तक था हम लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम।